डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम वेक्टर कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले मैं बताऊंगा स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट और उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो वास्तव में स्टोक थ्योरम है क्या? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस भी किस तरह की होगी? सरफेस हमारी होगी ओपन सरफेस। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ओपन सरफेस है क्या, उसके बाद में इसका स्टेटमेंट लिखूंगा। मान लीजिए मेरे हाथ में एक बाउल है जो आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो बाउल है ये इसको हम कहेंगे ओपन सरफेस, क्योंकि इसका बेस नहीं है। इस पर एक जो इसको ढकने के लिए एक और प्लेन होना चाहिए था वो मेरे पास नहीं है। तो ये हमारे पास है ओपन सरफेस। अब सरफेस से जो मतलब है जिसको मैं एस कहूँगा वो ये वाला पोर्शन है। क्लियर है? ये पोर्शन है हमारा सरफेस। और ये जो है ये जो आर्क हमें नजर आ रही है ये कहलाएगी कर्व, क्लोज कर्व सी। तो ये हमारी एक ओपन सरफेस है। मान लो इसकी जगह मैं एक स्फीयर ले लूँ तो जो स्फीयर है वो हमारी क्या होगी? क्लोज सरफेस। एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक फाइल का कवर है और ये मान के चल रहा हूँ कि इसकी हाइट कुछ नहीं है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। तो ये भी हमारी एक ओपन सरफेस कहलाएगी। क्लियर है? और ये जो इसके अंदर है ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो इसका एरिया है ये कहलाएगा सरफेस एस और इट इज़ बाउंडेड बाय क्लोज कर्व सी। और ये जो बाउंड्री है इसकी, ये 4 स्ट्रेट लाइन, ये कहलाएगी इसकी बाउंड्री। तो ये जो हमारी स्टोक थ्योरम अप्लाई होगी ये किस में अप्लाई होगी? ओपन सरफेस में। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। सपोज स्टेटमेंट इसका, सपोज एस इज एन ओपन सरफेस। जैसे अभी मैंने एक बाउल लिया था, एक प्लेन पेपर लिया और इसको बाउंड हमने किससे कर दिया है? बाउंडेड बाय अ क्लोज कर्व सी, क्लोज कर्व सी। इसके अलावा मान लीजिए लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? वेक्टर फंक्शन हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। यानी इस तरह का फंक्शन है कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हैं फर्स्ट ऑर्डर के। हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देन हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए ये तो मेरे पास कोई सरफेस थी एस, ओपन सरफेस। मान लीजिए ये क्या है हमारा? सरफेस एस। किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे बाउल था, प्लेन पेपर था, कुछ भी हो सकता है। और ये जो इसके किनारे किनारे हैं ये है इसकी बाउंड्री। क्या है ये? सी। बात समझ पा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली है। देन तो अकॉर्डिंग टू स्टोक थ्योरम तो हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ अलोंग द क्लोज कर्व सी, यानी जो सरफेस को बाउंड कर रही है, इट विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ डॉट एन डी एस, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ। इसको आप ये भी लिख सकते हैं एस। आप जानते हैं डेल क्रॉस एफ को कर्ल बोलते हैं और इसका एक नोटेशन ये भी है, कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। अब कहानी ये आई, व्हाट इज एन कैप? हियर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये क्या है हमारा? एन कैप हमारा एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो सरफेस पर बना हुआ है, सरफेस के किसी पॉइंट पर बना हुआ है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ क्लोज कर्व सी। यानी अगर ये हमारा इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इस तरह हमारी क्या होगी इसकी डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे? एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस एट एनी पॉइंट in direction of orientation of curve C, ओरिएंटेशन ऑफ कर्व सी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या रहा इसका स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अप्लाई द स्टोक थ्योरम टू इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल दिया गया तो आप उसको सरफेस इंटीग्रल में बदलेंगे और उसके बाद सोल्व कर देंगे। या आपको सरफेस इंटीग्रल दिया गया है और कहा है अप्लाई द स्टोक थ्योरम, तो आप उसको लाइन इंटीग्रल में बदलेंगे और उसका
इंटीग्रल कर देंगे। कई बार कहता है वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस केस में आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, एक बार आप राइट हैंड वाला इंटीग्रल सोल्व करेंगे और एक बार लेफ्ट वाला सोल्व करेंगे और बताएंगे देखो दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं, थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी, वेरीफाई। तो यही काम मुझे करना है। क्लियर है? तो अब मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है, इसी क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको समझना है। एक ही क्वेश्चन से मैं कोशिश करूंगा आपको ये मेथड समझ में आ जाए, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम भी है ये। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई स्टोक थ्योरम फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए मुझे स्टोक थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। इसको कहां लिया गया, टेकन राउंड द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल पर इसको लिया गया, बाउंड बाय द स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोक थ्योरम आपको किसी रेक्टेंगल के लिए अप्लाई करनी है। रेक्टेंगल का मतलब इस तरह की सरफेस, ओपन सरफेस। क्लियर है? और इसकी बाउंड्री की इक्वेशन मुझे दी गई है, x इक्वस टू माइनस ए, एक्स इक्वस टू प्लस ए, वाई इक्वस टू जीरो एंड वाई इक्वस टू बी। चलिए इसको ट्रेस वगैरह कर लेते हैं, फंक्शन वगैरह लिख के उसके बाद आपको समझाएंगे। तो यहां पर क्या, लेट या गिवन f इज, व्हाट इज f, f इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। ये है हमारा फंक्शन 1। क्लियर है? और चलिए इसके बारे में भी लिख देता हूं। स्टोक थ्योरम हमें वेरीफाई करनी थी, तो यहां पर क्या है, सरफेस S इज अ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय, किससे बाउंड है, बाउंडेड बाय द लाइंस या बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वस टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वस टू जीरो, वाई इक्वस टू बी। चलिए इसको भी ट्रेस कर देता हूं, उसके बाद ही कहानी लिखूंगा मैं आगे। ये मैंने ले, अब 2 डायमेंशन में लेके चल रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो x इक्वस टू माइनस ए ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और कहाँ होगी, वाई एक्सिस के लेफ्ट में। x इक्वस टू प्लस ए, ये इक्वल डिस्टेंस पर ही बनानी चाहिए मुझे, क्योंकि प्लस ए है। तो क्या बनेगा यहां पर, ये आ गया मेरे पास x इक्वस टू प्लस ए। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन है, x इक्वस टू माइनस ए और दूसरी क्या है, x इक्वस टू ए। y इक्वस टू जीरो, वो तो यही लाइन हो गई। और नेक्स्ट है y इक्वस टू बी। चलिए यहां को मान लेता हूं, ये आ गया y इक्वस टू बी, यानी ये आ गया y इक्वस टू जीरो और ये आ गया y इक्वस टू बी। ये डायग्राम मैंने बनाया, इधर को लिख दो इसको, डायग्राम को। बात समझ पा रहे हैं? अब आपका जो सरफेस है वो क्या है, ध्यान देंगे। सरफेस S इज अ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन x इक्वस टू माइनस ए। लिख देता हूं दोबारा, ये क्या है हमारी, x इक्वस टू माइनस ए। और राइट हैंड साइड वाली क्या होगी, ये लाइन होगी हमारी x इक्वस टू ए, हालांकि ये बना हुआ है यहां पर। ये क्या होगी, y इक्वस टू जीरो, और ये क्या होगी, y इक्वस टू बी। इन चारों लाइन से जो घिरा हुआ पोर्शन है वो आपको नजर आ गया होगा, यही क्या हमारा सरफेस S। क्या है ये, सरफेस S। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो है हमारी सरफेस S जो किससे बाउंड हो रही है, x इक्वस टू माइनस ए, एक्स इक्वस टू प्लस ए, वाई इक्वस टू जीरो एंड वाई इक्वस टू बी। क्लियर है? तो कर्व क्या होगी हमारी, जो इसकी बाउंड्री है वही क्या होगी हमारी, कर्व सी। यानी कर्व सी, जिनको नाम दे देता हूं मैं, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं B, इसको नाम दे रहा हूं, चलो सी तो कर्व का नाम रखा है, इसको नाम दे दीजिए आप D, और इसको नाम दे दीजिए पॉइंट को E। तो A के जो कोऑर्डिनेट होंगे, हालांकि कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए कोमा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए कोमा जीरो। ये डी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कोमा, ये डिस्टेंस बी थी हमारी, तो कितना होगा ए बी। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट ई के माइनस ए कोमा बी। और ध्यान देंगे ये थी हमारी सरफेस एस। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारा लाइन इंटीग्रल। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ स्टोक थ्योरम पर।
बाय स्टोक थ्योरम क्या होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद मुझे इंटीग्रल करना था इस फंक्शन का अकॉर्डिंग टू स्टोक थ्योरम, बल्कि स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना था। तो एक मुझे लाइन इंटीग्रल लेना है और एक मुझे क्या लेना है, सरफेस इंटीग्रल। तो स्टोक थ्योरम ने ये बताया, जो स्टेटमेंट रहा हमारा, क्या रहा वो, लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ अलोंग द क्लोज कर्व सी। अब कर्व सी क्या है, कर्व सी होगा ए बी बी डी डी ई एंड डी ए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने इसकी ले ली। तो इस पर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है बाउंड्री पर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सरफेस एस कितना होगा, ये होगा डेल क्रॉस एफ यानी कर्ल डॉट एन कैप, और कितना आ गया ये डी एस। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन को 2। मुझे इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अब आप हम करेंगे क्या, एक काम करता हूं, एक बार राइट वाला इंटीग्रल सोल्व कर देता हूं, एक बार लेफ्ट वाला कर देता हूं, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो पहले मैं सोल्व करने जा रहा हूं, राइट वाला कर देता हूं पहले, क्योंकि लाइन इंटीग्रल तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कई बार सोल्व भी किया है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल, पहले मैं इसी की बात करता हूं। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए कर्ल एफ। तो कर्ल एफ क्या है, हियर डेल क्रॉस एफ कितना होगा, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ। एफ कितना है, एफ आपको नजर आ रहा होगा, एफ कितना है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, और यहाँ पर के नहीं है तो इसको अपने पास से 0 कोफिशिएंट मान के मैंने यहाँ पर लिख दिया। बात क्लियर है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे कर्ल एफ निकालना जानते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कर्ल एफ, ये राइट में को मैं निकाल देता हूँ, ये डायग्राम मैंने यहाँ बीच में को ही बना दिया है, तो इधर निकाल देता हूँ। तो कितना होगा ये, डेल क्रॉस एफ इट इज इक्वलेंट टू, ध्यान देंगे कल जिस तरह आप निकालना आपको बताया था, आई जे के, यहां पर कितना आ गया ये, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, आई जे के कोफिशिएंट, और इधर आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर कितना आ गया माइनस 2xy, और के का कोफिशिएंट कितना आ गया 0। इसको फर्दर सोल्व करो, आई कैप कितना होगा ये 0। अभी आपको समझ आ गया होगा, डेल ओवर डेल जेड का डिफरेंशियल सॉरी माइनस 2xy का डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आ गया 0। इसके बाद माइनस जे के लिए ये डिफरेंशियल क्या 0, और जेड ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या, ये भी कितना आ गया 0। इसके बाद प्लस के जब हमने किया तो ये डिफरेंशियल इस तरह किया, डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हुआ माइनस 2xy पर, तो कितना आया माइनस 2y, भाई एक्स का तो 1 हो गया ना। इसके बाद माइनस इसको इस पे ऑपरेट किया, ये भी कितना आ गया 2y, यानी सिर्फ मेरे पास जो डेल क्रॉस एफ आया वो आ गया -4y, और ये आ गया के कैप। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मेरे पास आया, वेक्टर फंक्शन, जिसको मैंने नाम दे दिया 3। क्या नाम दे दिया मैंने 3। अब इसके बाद मैं इसके बारे में लिखने जा रहा हूं सरफेस इंटीग्रल। ये राइट हैंड साइड को सोल्व करना था तो बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर पाऊंगा। तो मुझे अभी फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 इसकी मुझे नीड होगी क्योंकि इसको बाद में सोल्व करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर रब कर दिया इसके ऊपर वाला। इसकी फिलहाल मुझे अब क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई करना फंक्शन मेरे पास है लिखा हुआ। ये हमारा फंक्शन था ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहानी बनी हुई है, तो देयरफॉर ये मुझे सोल्व करना था सरफेस इंटीग्रल। कितना होगा ये, डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस, कितना हो जाएगा ये। अब ध्यान देंगे यहां पर मैं इसमें प्रोजेक्शन वाला मेथड लगा रहा हूं, यानी सरफेस का प्रोजेक्शन में लेने वाला हूं एक्स वाई प्लेन पर। तो कितना होगा ये, आर डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, कितना आएगा ये -4y के कैप डॉट प्रोडक्ट विद एन। अब यहां पर एन कैप क्या है ध्यान देंगे, अब इसके बारे में आपको ठीक से समझना है। अब ये बताइए, ये जो आपका सरफेस है ये तो एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है। अगर आप इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लेंगे तो खुद ही आएगा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी फर्श पर खड़े हुए हैं,
ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जिस पर आप घूम रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं कहूँ इस फर्श का प्रोजेक्शन इस फर्श पे ही निकाल दो जिस पर मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये खुद ही आएगा। तो इसका मतलब ये यही हमारी सरफेस है और यही क्या है हमारा इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, यही हमारा क्या है आर। अब जब अगर ये आर है तो मुझे क्या चाहिए, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब ये सरफेस हमारी कहाँ पर बनी हुई है, एक्स वाई प्लेन में। ध्यान देंगे ये ओरिजिन था, तो एक्स वाई प्लेन में बनी हुई है, तो इस पर क्या होगा, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो होगी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रीजन सरफेस एस। क्लियर है भाई, जो हमारा ये होता है एन कैप, ये किसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस। क्लियर है, तो सरफेस हमारा क्या रेक्टेंगल, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा एन कैप। अब इसके बाद हम जब ये फार्मूला लिखते हैं तो ये लिखते हैं एन कैप, चलो इसको एन कैप की वैल्यू मैं अभी लिखूंगा यहाँ पर एन कैप, और ये आ गया डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के कैप। अब यहाँ पर दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, एक तो है एन कैप जो मैं अभी बता रहा था, एक है के कैप। तो एन कैप हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर उस सरफेस का है जिसका प्रोजेक्शन लेना है, तो प्रोजेक्शन मुझे इसका लेना है जो कि रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पर जो परपेंडिकुलर होगा एन कैप वो हमारा क्या होगा जेड एक्सिस। क्लियर है, और जेड एक्सिस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया के कैप। तो इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं हियर या फॉर सरफेस एस, ये अलग को लिख देता हूं मैं यहां पर, फॉर सरफेस एस एन कैप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी के कैप। क्लियर है, अब क्योंकि यही हमारा प्रोजेक्शन भी है, तो प्रोजेक्शन हमारा एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या वो भी के है, तो ये तो फिक्स ही है हमारा के यहाँ पर। तो आपको एन की बात करनी थी, जब एक्स वाई प्लेन पर लिखेंगे के तो आपको लिखना ही है। तो कितना बनेगा ये आर माइनस 4 के कैप डॉट के कैप, और कितना आ गया डी एक्स डी वाई, और ये कितना आ गया एन डॉट के यानी के डॉट के कैप। तो बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट किया गया है ज़्यादातर बुक्स में, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट लगाएं, सरफेस एस भी यही है और आर भी यही है, इसलिए एन की वैल्यू के इक्वल आ गई है यहाँ पर। तो कितना बना ये बना इंटीग्रल ओवर द रीजन आर के डॉट के कितना हो गया 1, के डॉट के कितना हो गया 1, यानी ये बना -4y डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर आपको आर की लिखनी है लिमिट, तो लिमिट तो बड़ी आसान है, रीजन इज बाउंडेड बाय x इक्वल टू -a2 प्लस a, तो x की वैल्यू क्या आ गई -a2 प्लस a। अब y की लिमिट के लिए क्या करोगे, एक स्ट्रिप इस रीजन के अंदर आपने ड्रॉ कर दी। अब इस स्ट्रिप का जो लोअर एंड है वो कहाँ टच करता है x एक्सिस पर, जिसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 0, ये बार बार मैं लिख देता हूँ, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो y इक्वल टू 0, अपर लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करती है इसकी y इक्वल टू b पर, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी y इक्वल टू b, सॉरी इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू b। तो बस आप इसका इंटीग्रल कर दीजिए। पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये पहले इंटीग्रल होगा आपका y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y पहले मिला है, वैसे कांस्टेंट है किसी के रेस्पेक्ट में पहले किया जा सकता है। y इक्वल टू 0 टू b -4 तो कांस्टेंट आ गया, और ये आ गया y स्क्वायर बाई 2, सॉरी मैंने इंटीग्रल कर दिया, पहले इसका निशान लगाओ इंटीग्रल का, तो क्या बनेगा ये -4y dy -4y dy, और ये आ गया बच्चों dx। क्लियर है, तो ये कहानी मेरे पास आई। अब इसको फिर फर्दर सोल्व करता हूं। ये इंटीग्रल इक्वेशन नंबर 2 है, इस 2 को लिखा रहने देता हूं मैं, और एक मुझे फंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, इस फंक्शन को भी कहीं लिख लेता हूं मैं। फंक्शन f कितना है ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं लाइन इंटीग्रल करूंगा, -2xy, और ये आ गया j कैप। चलिए, तो ये इक्वेशन नंबर 2, इसकी तो मुझे जरूरत पड़नी है, इसको अभी लिखा रहने देता हूं, और ये क्वेश्चन हम यहां से इधर आ गए। हाँ जी, क्या बनाइए, ये सरफेस इंटीग्रल s डेल क्रॉस f n कैप ds कितना बनाइए माइनस, ये जब मैंने इसका इंटीग्रल किया y के रेस्पेक्ट में, तो ये टर्म मेरे पास आ गई -4 इज कॉन्स्टेंट, और क्या बना ये y स्क्वायर बाई 2, और y की लिमिट आ गई 0 से b, और ये आ गया dx। कितना आ गया ये dx। तो ये रिजल्ट कितना आया मेरे पास x इक्वल टू -a टू प्लस a,
-4, ये कितना आ गया -2y² यानी b²। भाई y की वैल्यू रखेंगे तो b² और 0 रखेंगे तो 0, ये 2 मैंने कैंसिल ही कर दिया तो ये आ गया dx। अब इसका भी इंटीग्रल कर दो तो क्या बनाइए, ये इंटीग्रल मेरे पास आ गया s डेल क्रॉस f n डॉट ds। राइट हैंड साइड क्या बनी है, ये बनी -2b², ये तो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रल कितना आ गया x यानी -a2 + a। तो कुल मिला के ये इंटीग्रल मेरे पास आ गया -2b² और ये कितना आ गया a + a, यानी कुल मिला के आ गया मेरे पास 2a यानी -4ab²। क्लियर है। तो अब फाइनली आप क्या कह सकते हैं, हेंस इधर लिख देता हूं मैं इसको, हेंस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस f डॉट n कैप ds इज, ये आ गया मेरे पास -4ab², और इसको आप एक रेक्टेंगल में कर दीजिए बंद। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर है। अब इससे पहले क्या इक्वेशन के नंबर मैंने दिए थे वो तो मैं मिटा चुका हूं। चलिए इस इक्वेशन को बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर a। जो भी मैंने नंबर दिए होंगे इसका नाम मैंने क्या रख दिया, अब इक्वेशन का a। आप सीक्वेंस देख लीजिएगा नंबर का। अब मैं आता हूं लेफ्ट हैंड इंटीग्रल पर। अगर आपको यहां पर समझने में दिक्कत है कि एन कैप की वैल्यू के क्यों लिख दिया मैंने, तो आप इसके लिए सरफेस इंटीग्रल के 2 लेक्चर मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। सरफेस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट और सरफेस इंटीग्रल का एक क्वेश्चन मैंने क्या डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। चलिए अभी तो ये वेरीफाई करनी थी तो लेफ्ट वाला इंटीग्रल और सोल्व करना है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। हाँ जी, तो क्या है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल f डॉट dr। तो क्या बनेगा ये f डॉट dr, जरा इनकी वैल्यू लिखो। f कितना है x² + y² i कैप, और कितना लिखा हुआ है -2xy j कैप डॉट dx i कैप dy। अब अगर आप के 0 के भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx i कैप dy j कैप dz k कैप 0 बन जाएगा जब आप लेफ्ट में इसको लाएंगे, क्योंकि i डॉट i का आपके काम आएगा, j डॉट j आपके काम आएगा, और बाकी सब क्या बन जाएंगे 0। तो ये इंटीग्रल मेरे पास बना x² + y² dx -2xy, और कितना बनाइए dy। और यही इंटीग्रल किसके अलोंग चल रहा, अलोंग द क्लोज कर्व C। अभी जो कर्व C है आपकी, अब आपको इसके अंदर नहीं करना इंटीग्रल, अब आपको बाउंड्री पे चलना है अलोंग द कर्व C। तो ये इंटीग्रल हमारा 4 पार्ट में ब्रेक हो गया। ए बी फंक्शन यही लिखा जाएगा, दूसरा बी डी, और तीसरा डी ई, और चौथा क्या बना ई ए। तो ये इंटीग्रल, चलो इनका भी नाम रख देता हूं मैं I1 I2 I3 I4, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने B, क्योंकि बीच में वो सीक्वेंस नंबर की रह गई है। क्या नाम दे दिया इक्वेशन को B। तो इसका मतलब मुझे अब 4 इंटीग्रल सोल्व करने। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन बड़े आराम से सोल्व कर पाओगे आप। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं I1। क्या लेके चलते हैं I1। ध्यान देंगे I1 के लिए क्या करोगे आप, I1 इज इंटीग्रल ए बी, फंक्शन तो ये रहेगा x² + y² dx -2xy dy। अब लाइन इंटीग्रल में क्या है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी जो ए बी है इसके बारे में कहानी लिख दीजिए, यानी इसका एड्रेस लिख दीजिए, इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन आ गई मेरे पास। आप इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया है। y = 0 और dy = 0, यानी जो कुछ आपको इसके बारे में पता है वो इंप्लीमेंट कर लीजिए। देयरफॉर I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा ए बी। अभी इसके बारे में लिमिट रखूंगा, y की वैल्यू 0 रख दो, x² y² 0 तो हटाओ इसको, dx, और यहाँ पर y 0 है तो ये पूरा इंटीग्रल हमारा क्या बन गया, ये वाली टर्म 0। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर जाएगी, ए बी पर, ये वेरी कर जाएगा -a से +a। समझ पा रहे हैं नहीं,
ए से बी पर पहुंच गए तो एक्स आपका बन गया माइनस ए से प्लस ए। तो क्या इंटीग्रल बनाइए, एक्स क्यूब बाय 3 और ये आ गया माइनस A2 प्लस ए, यानी जब x को a रखा तो a क्यूब बाई 3, माइनस a रखा तो माइनस माइनस प्लस, ये बना 2a क्यूब बाय 3 और इसको इक्वेशन को नाम दे दो c। ये किसकी वैल्यू है, इट इज वैल्यू ऑफ I1। चलिए अब I2 फाइंड करता हूं। I2 कितना होगा, I2 हमारे पास आ गया, I2 इज इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन BD। अब इस पर चल रहे हैं आप B से D की तरफ। फंक्शन फिर यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। क्लियर है। फिर इसके बारे में कहानी लिख दो, इक्वेशन ऑफ BD क्या होगी, इक्वेशन ऑफ BD। जो BD की इक्वेशन है यानी इस स्ट्रेट लाइन की, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू a रख दो और इसके हिसाब से जब डिफरेंशियल किया तो dx कितना आ गया 0। जो भी कुछ आपको BD के बारे में पता था वो आप इंप्लीमेंट कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी I2। देयरफॉर I2 इज क्या बनेगी, I2 ध्यान देंगे BD। चलिए लिमिट तो बाद में रखूंगा, पहले ये इंप्लीमेंट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर की जगह क्या बना, a स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लेकिन dx कितना आ गया 0, तो ये तो खत्म हो गई लाइन। इसके बाद माइनस 2x, x की जगह क्या आ गया a, y रहेगा, कितना आ गया dy। अब लिमिट यहां पर आपको किसकी रखनी है, सिर्फ y की, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी, अब देखो यहां पर b से d चल रहे हैं आप, तो y हमारा 0 से क्या बन गया b, तो लिमिट चली 0 टू b। तो I2 कितना आया, I2 आया माइनस 2a y इक्वल टू 0 टू b। भाई ये तो 0 बन गई ना ये वाली टर्म, y dy। तो I2 इज माइनस 2a वाई स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया 0 टू b। तो I2 आ गया मेरे पास माइनस a और इसकी जगह मैंने b रख दिया, y की जगह 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इतना आ गया सिर्फ ये। और ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई थी c, इसका नाम रख दिया इक्वेशन का मैंने d। ये इक्वेशन हो गई हमारी d। चलिए 2 इंटीग्रल हो गए। अब मैं चलता हूं किसकी तरफ, I3 की तरफ। तो I3 कितना होगा, थर्ड इंटीग्रल I3 इज फंक्शन फिर वही है भाई, पहला आप चले AB, दूसरा चले BD, तीसरा अब हमारा क्या आ गया DE। D में फंक्शन तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy कितना आ गया ये dy। ध्यान देंगे इक्वेशन ऑफ DE कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ DE। अब ये क्या है, ये तो y इक्वल टू b वाली लाइन है, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर b और इसके हिसाब से dy कितना हो गया 0। तो ये इंटीग्रल में इंप्लीमेंट कर दो ये सारी चीजें। तो पहले मैं y को b लिखने जा रहा हूं, तो क्या बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx और ये टर्म क्या होगी dy, क्योंकि 0 है तो इसको पूरे को 0 लिख दो एक साथ। अब y की लिमिट कहां से कहां तक चली, ध्यान देंगे पूरा इंटीग्रल, इंटीग्रल हमारा x में रह गया तो x की लिमिट कहां से कहां तक चली। अब आप d से b पर आ रहे हैं, d से e पर आ रहे हैं, तो ध्यान देंगे जो आपका x है वो d पर कितना था a और b पर कितना हो गया माइनस a। अब ऐसा नहीं कि माइनस a कम है तो पहले लोअर लिमिट माइनस a लिखेंगे। आप d से e पर आ गए तो d पर x की वैल्यू a थी और e पर x की वैल्यू क्या है माइनस a, तो लिमिट भी इसी तरह होंगी a टू माइनस a। क्लियर है। अब इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करो तो कितना बनाइए, क्या बताया मैंने a टू माइनस a, ये माइनस लिखना रह गया, तो कितना बनेगा एक्स क्यूब बाय 3 a टू माइनस a और ये आ गया बी स्क्वायर एक्स a टू माइनस a, इधर लिख देता हूं। तो I3 कितना बनाइए, जब आपने लिमिट रखी तो 1/3 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये बना मेरे पास माइनस a क्यूब। ध्यान देंगे x की जगह माइनस a रखेंगे तो माइनस ही रह जाएगा और इसके बाद माइनस a क्यूब, तो ये भी माइनस a क्यूब ही रहेगा। इसके बाद आप आ गए बी स्क्वायर पर, तो ये कितना बना माइनस a और ये भी क्या आएगा माइनस a। तो कुल ये समझिए ना, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट है, तो एक साइन माइनस का और आएगा बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लिखते हैं। तो I3 मेरे पास आ गया ये माइनस 2a क्यूब बाय 3 माइनस 2ab स्क्वायर और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को, क्या नाम दूं
डी, इसको नाम दे दीजिए ई। अब हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट रह गया, कौन सा, लास्ट इंटीग्रल। क्लियर है, I4। अब I4 के बारे में और बात, चलिए अब हम लास्ट इंटीग्रल पर आते हैं जिसका नाम है I4। तो I4 क्या है, I4 भी एक इंटीग्रल है अलोंग द स्ट्रेट लाइन EA। तो क्या बनेगा ये, I4 इज इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन EA। फंक्शन तो वही यूज करेंगे हम, x² प्लस y² dx माइनस 2xy dy। अब इसमें इंप्लीमेंट कर दो इक्वेशन ऑफ EA, कितनी है, इक्वेशन ऑफ EA। अब ध्यान देंगे, इट इज स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू माइनस ए। अब x तो माइनस ए है और dx कितना हो जाएगा, 0। ये सब इसमें इंप्लीमेंट करो I4 में, तो आपकी x² की वैल्यू हो गई माइनस a² यानी a², y² रिमेन्स y², dx हो गया 0, 2 और ये आ गया माइनस ए, y और ये dy। देखो x की जगह माइनस ए लिख दिया, dx की जगह 0 लिख दिया। तो कुल मिलाकर अब आपका पूरा इंटीग्रल y में रहा, तो y की लिमिट क्या हो गई, b से 0। ध्यान देंगे y वेरीज फ्रॉम b टू 0, डोंट राइट 0 टू b। तो I4 क्या बनाइए, I4 बनाइए मेरे पास 2a भाई माइनस माइनस प्लस, और लिमिट b, y की लिमिट b से 0 तक चली गई, और ये बना y dy। इंटीग्रल को मैंने सोल्व किया तो ये आ गया y²/2, कितना बना, b टू 0। लिमिट रख दो, I4 कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये आ गया मेरे पास a 0 माइनस b², यानी कितना आ गया, माइनस ab²। और इस इक्वेशन का नाम क्या होना चाहिए, BCDEF रख देता हूं। क्लियर है। अब आप ध्यान दे दीजिए, ये जो इंटीग्रल था हमारा, ये था लाइन इंटीग्रल। ये इंटीग्रल जो बी इक्वेशन थी, ये क्या थी, CF.dr, याद होगा आपको, इक्वेशन नंबर बी। तो मैं क्या करूंगा, I1 I2 I3 सभी की वैल्यू इसमें पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर बी में। तो ये यहीं पे लिख देता हूं मैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 I2 I3 एंड I4 इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर बी। वो बी मैंने यहां पर मिटा दिया, उसको देख लीजिएगा आप। तो कितना होगा, CF.dr, इट विल बी I1, कितना था I1, I1 वाज 2a³ 3, यहां पे लिखा हुआ था। इसके बाद I2 कितना है, माइनस ab², I3 कितना है, माइनस 2a³ 3 माइनस 2ab²। भाई आपने I1 की वैल्यू रख दी, I2 की रख दी, ये किसकी रख दी, I3 की। I4 कितना है, I4 इज माइनस ab², ये तो इससे कैंसिल हो गया, और ये बचा मेरे पास F.dr। ये रिजल्ट बचा मेरे पास, कितना आ गया, ये रिजल्ट आ गया माइनस 4ab²। अच्छा, जो रिजल्ट हमारा F.dr का आया, वही रिजल्ट किसका आया था, ऑल्सो। अभी आपने इससे पहले जब ये सरफेस इंटीग्रल किया था, वो वैल्यू भी कितनी आई थी हमारी, माइनस 4ab²। तो इसका मतलब ये हुआ ऑल्सो इंटीग्रेशन डेल क्रॉस F.ds, ये भी कितना था हमारा, माइनस 4ab²। ये भी तो आपने फाइंड किया था अभी पहले। तो इसका मतलब अब आप फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं। हेंस अब मैं बिल्कुल इसके लास्ट स्टेप पे पहुंच गया हूं। ये हमने पहले ही सोल्व कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास यहां पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। हेंस तो क्या बनेगा ये, हेंस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी, इट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। यानी आप चाहे राइट हैंड साइड वाले मेथड से सोल्व करें या लेफ्ट हैंड साइड वाले मेथड से डायरेक्ट सोल्व करें, आपका रिजल्ट दोनों बार क्या आने वाला है, दोनों बार आपका रिजल्ट इक्वल आएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब यही किसका स्टेटमेंट था, इट वाज स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम, देयरफॉर स्टोक्स थ्योरम इज
वेरीफाई। तो वेरीफाई में करना क्या है, जो इंटीग्रल आपको फंक्शन दिया जाए तो आप एक बार उसका लाइन इंटीग्रल करें और एक बार उसका सरफेस इंटीग्रल करें, दोनों बार वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। हाँ, अगर आपसे ये कहता है कि अप्लाई द स्टोक्स थ्योरम, तो जो भी इंटीग्रल आपको दिया गया, अगर लाइन दिया गया तो सरफेस में बदलने, सरफेस को सोल्व कर दें। सरफेस इंटीग्रल दिया गया तो लाइन इंटीग्रल में बदलने, लाइन को सोल्व कर दें। लेकिन वेरीफाई करने को आ गया तो दोनों साइड आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। आप लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए। सरफेस इंटीग्रल में प्रोजेक्शन लेने में दिक्कत है, तो प्रोजेक्शन का जो आपको सरफेस इंटीग्रल के 2 लेक्चर पहले डाले गए हैं, उनको आप देख लीजिए, मेथड आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।